आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और सीधे न्यूज रूम की तरफ चलेंगे जहां हमारी सहयोगी विभा उपाध्याय मौजूद हैं बड़ी खबर के साथ। विभा। विवेक, बड़ी खबर गया से जहां प्रेमी युगल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। प्रेमी के साथ जो बैठी हुई थी प्रेमिका और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक साथ बैठे हुए थे और वहां पर उनके साथ कुछ बदमाश भी पहुंच गए और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ बैठी लड़की से छेड़खानी की गई और इस छेड़खानी के दौरान गांव के करीब 6 बदमाश शामिल थे, जिन पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। प्रेमी युगल के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीर गया से सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़की भी बार बार कहती रही कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन बदमाश माने नहीं और 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने इस छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। वीडियो वायरल किया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वीडियो भी बाकायदा इस पूरी घटना का बनाया गया है और वीडियो वायरल कर दिया गया है। और देखिए ये 6 बदमाश प्रेमी प्रेमिका के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं और लगातार इनको परेशान कर रहे हैं। वीडियो बनाया जा रहा है। सिटी एसपी ने भी इसे गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर के दिए हैं। वीडियो को हम लोग जांच करा रहे हैं और इसमें जो भी दिख रहे हैं वीडियो में उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पे कार्रवाई करके हम लोग उस पर जो भी विधिवत कार्रवाई वो करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी टीम से बात किया है, जो हमारे एसएचओ हैं, डीएसपीज हैं, उन लोग को ये वीडियो फॉरवर्ड करके हम लोग बोलें कि उचित कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया राहुल इस बड़ी खबर के लिए। तो फिलहाल इस पर जांच जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आरोपियों तक पुलिस अपनी पकड़ बनाए। आगे बढ़ेंगे। भागलपुर में जांच के नाम पर दारोगा की दबंगई सामने आ गई। परबत्ता के गोनरचक में गाड़ी जांच के दौरान मौके पर तैनात दारोगा ने मामूली विवाद के बाद वर्दी की ऐसी हनक दिखाई कि महिला और बच्चे की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह से आरोपी दारोगा लोगों को पीट रहा है और बताया जा रहा है कि परबत्ता थाना क्षेत्र के गोनरचक में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष की ओर से पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने महिला और मासूम बच्चे के साथ मारपीट की। पुलिस की पिटाई से 14 साल के कुंदन कुमार घायल हो गया और इसके इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि वायरल पूरा कोई वीडियो पूरा कंप्लीट वायरल नहीं करता है, लोग एक हिस्सा वायरल ही करता है, उससे फिर छवि खराब भी बनती पुलिस के खिलाफ। हम ये भी देखेंगे, हम पूरा वीडियो देखेंगे। यदि पुलिस दोषी होता है कार्रवाई करेंगे, यदि कोई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश भी करेगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत पर से पर्दा हटाने के लिए वाराणसी पुलिस भोजपुरी सिंगर संजय सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह समेत 4 लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी और इसके लिए जल्द ही कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा। यह जांच आकांक्षा के कपड़ों के प्रयोगशाला में जांच के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। वाराणसी संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी की इस रिपोर्ट को देखिए। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने तमाम सारी जो जांचें भेजी थी उसमें कपड़ों की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कपड़ों में एक लिक्विड मिला है, जिसके आधार पर अब पुलिस ने 4 जो आरोपी हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग के लिए अदालत में अर्जी दी है और माना जा रहा है अदालत से अर्जी स्वीकार भी कुछ देर में हो जाएगी, क्योंकि जो सैंपल रिपोर्ट है वो इस बात पर ठोस तौर पर इशारा करती है कि अब इसकी डीएनए सैंपलिंग की जो जरूरत है वो इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए जरूरी है। डीएनए सैंपलिंग 4 लोगों की होगी, जिसमें खुद जो मुख्य आरोपी है समर सिंह भोजपुरी गायक और उनके साथी संजय के साथ ही साथ संदीप और अरुण पांडे की भी होगी। संजय और समर फिलहाल अदालत के आदेश पर अभी वाराणसी की जिला जेल में बंदी है और दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप है। तो 3 डॉक्टरों के पैनल ने पीएम किया था, उसके बाद तमाम सारी जो दूसरी जांचें थी जिसमें बिसरा कपड़ों की जांच भी पुलिस ने लैब में भेजी थी और जिसमें से कपड़ों की जांच अब आ गई है। तो इसमें समर और संजय के बाद जो 2 बड़े किरदार हैं वो हैं संदीप और अरुण पांडे। अरुण पांडे वो जिसकी पार्टी में
खुद आकांक्षा गई थी अपनी मौत से पहले, और संदीप वो जो सीसीटीवी कैमरों में होटल तक आकांक्षा को छोड़ते हुए दिखाई दिया है और उसके बाद करीब 20 मिनट बाद होटल से निकला है। तो अब चारों की डीएनए सैंपलिंग होगी। तो दूसरी ओर जो आकांक्षा के वकील हैं वो लगातार इस पूरे केस में 164 यानी कि वादी के बयान की मांग कर रहे हैं। वादी यानी जो आकांक्षा की मां है मधु दुबे, उनके बयान की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वादी के गवाहों की भी बात कर रहे हैं। तो अब डीएनए सैंपलिंग के बाद माना जा रहा है कि काफी हद तक ये गुत्थी सुलझ जाएगी जो अब तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर आकांक्षा की मौत हुई तो हुई कैसे। हालांकि आकांक्षा के जो वकील हैं शशांक, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 164 के बयान के साथ साथ इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप फंदे को देखिए तो आकांक्षा जिस अवस्था में मिली थी वो बैठे हुए मिली थी, उनके गले में कोई रस्सी के इंजरी के निशान नहीं थे। हालांकि पुलिस ने कहा कि पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा की मौत फंदा लगाने से ही हुई थी। तो अब डीएनए सैंपलिंग के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा से पक्के के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते एक परिवार के आधा दर्जन जो लोग थे वो जलकर राख हो गए। घटना गाजपाड़ा पंचायत की है। आग लगने की सूचना के मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है और बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी थी और एक ही परिवार के कई घर थे जो एक के बाद एक जलते चले गए। हालांकि कोशिश की जा रही थी ताकि उन घरों को बचाया जा सके, लेकिन सभी जलकर राख हो गए और बड़ा नुकसान हुआ है। सुपौल से खबर, जहां एक बार फिर स्कूल के बच्चों की जान आफत में पड़ गई जब मिड डे मील खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए। इसमें 5 बच्चों की हालत गंभीर है। सभी को नरपतगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सुपौल के ठूठी मध्य विद्यालय की यह घटना है। मेरा थाली में लहसुन था, इसी हम फेंक दिए और लोग खा लिए। लहसुन क्या होता है? हमको खाना है। कीड़ा उड़ा था? सब्जी में गिरगिट निकला था। सब्जी में गिरगिट निकला हम था? लोग परसा लेने जा रहे थे, बोला गिरगिट निकला था। कौन बोला? वही मनीष नाम है लड़का का। कब यहाँ बच्चा सब मतलब खाना में छिपकली निकला है। 15-20 बच्चा तो बेहोश हो गया है। ये फूड पॉइजनिंग का केस है। करीब 40-45 बच्चे आए हैं, जिसमें 4-5 बच्चे को थोड़ा दिक्कत है। उसका हम लोग जो है उपचार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस बीजेपी के विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस अब तक उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस ने उनके परिचितों के घर भी छापेमारी की। पुलिस अब कुर्की जब्ती को लेकर तैयार है। पुलिस का कहना है कि अगर फरार चल रहे विधायक ने सरेंडर नहीं किया तो जल्द उनके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से राजद नेता तुलसी राय ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन अपहरण करके उनके जो कोल्ड स्टोर है वहां तक ले जाया गया था, इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। साथ ही साथ एक हथियार व 4 कारतूस बरामद हुए थे। तो इन सभी मामलों में अब विधायक राजू सिंह की मुश्किलें जो है वह बढ़ती हुई दिख रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात बिहार बीजेपी के मिशन 2024 की, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी लोगों को बताएगी और इस दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पटना में हैं और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सांसद और विधायक 6 दिन हर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। सांसद विधायक जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रम करेंगे। पार्टी के 9 साल के काम किए हुए उस पर चर्चा आपके माध्यम से करना है। पीपीपी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से आदरणीय माननीय मंत्री जी इसको विस्तार से आपको देंगे। लेकिन मैं विशेष तौर पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इस मगध की धरती, बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती पर विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद लगभग
दो सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा। आरजेडी दफ्तर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अगुवाई में महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में तय हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। 15 जून से प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। प्रखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। महागठबंधन के नेता जातीय गणना, महंगाई समेत कई मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। वहीं पटना के ज्ञान भवन में 12 जून को बीजेपी विरोधी दल की बैठक होगी। महागठबंधन की बैठक राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हुई, जिसमें महागठबंधन के सभी साथी, सभी घटक दल के साथी ने तय किया है कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर 15 जून को प्रखंड कार्यालय के परिषद में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करने का महागठबंधन ने निर्णय लिया है। हम लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन देश और प्रदेश की जो खतरनाक स्थिति है, बिहार की जनता और भारत की जनता जिस पीड़ा से ग्रस्त है, उस सारे पीड़ों को समझ करके पीड़ा को और उनके कष्टों को दूर करने के लिए हम लोग अगुवाई करेंगे और इस देश में एक ऐसी सरकार हम लोग बनाएंगे मिलजुल करके। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक से पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को पराजित करने की नसीहत दी है। घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, आज उनके साथ किस मुंह से एकता की बात करेंगे? जो आपातकाल का दिन भूल गए क्या? इसलिए प्रायश्चित करें, पहले बालू, गोबर, गाय की गोबर और ये गंगा जल से। एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर बिहार में सियासत जारी है। जेडीयू ने अपने ही राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति पर जोरदार हमला बोला। जेडीयू ने हरिवंश पर जमीर बेचने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम में शामिल होकर हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर को बेच दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे, वहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नीरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया कि आज यह तय हो गया कि हरिवंश किसके संपर्क में है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बिहार में हो रही है। जदयू समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण इसमें शामिल होते हैं, उनका भाषण भी होता है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, आपके पार्टी के सांसद हैं, वो उसमें शामिल होते हैं और आप लोग यहाँ धरना पर बैठते हैं। हमारी जो आशंका थी पार्टी की, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। यह हमारे पुरखे का पार्लियामेंट और मोदी पार्लियामेंट यह है, यह तस्वीर ही बयां कर रहा है कि कलंक का इतिहास का लिखा गया। और हमारे दल के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आपकी लेखनी का क्या हो गया सिताब दियारा की उस भूमि से कि जब लोकतंत्र करा रहा था, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा था, आपके सभापति नहीं थे, उनका सार्वजनिक अपमान किया गया उपराष्ट्रपति का, और आप वहां पर अपना स्थान लेकर करके आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। क्या उन पर कार्रवाई पार्टी करेगी? ये पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी यह समझ है कि आज पत्रकारिता जगत भी कलंकित हुआ है।
क्या पार्टी के वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनका जाना कितना उचित है? नहीं, हमारी अपेक्षा थी कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए। कार्रवाई कब तक होगी? अब ये तो पार्टी के नेतृत्व को तय करना है, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, आपत्ति व्यक्त करना मैंने कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी से संपर्क में है वो? ये तो भाई उससे भी किसके संपर्क में ही तो सार्वजनिक है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी लेखनी से लोग अनुप्राणित होते थे, लेकिन आज ने आपने लेखनी का सौदा कर लिया। ये तो चिंता नहीं, चिंतन का भी विषय है। तो बिल्कुल हरिवंश नारायण पर जदयू का बड़ा हमला है और खास तौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।